कहानी की शुरुआत में हमें 5 दोस्त दिखाई देते हैं जो एक बैंड शो के लिए मेक्सिको जा रहे होते हैं। उनकी गाड़ी में काफी मात्रा में गांजा भी छुपा कर रखा होता है क्योंकि उनका प्लान था कि मेक्सिको पहुंचकर उसे बेचकर पैसे कमाए जाएं। इन्हीं दोस्तों के बीच हमें इस कहानी की मुख्य किरदार एरिन दिखाई देती है जो अपने दोस्तों के साथ काफी खुश होती है। ये सभी टेक्सास के सुनसान इलाके से गुजरते हुए गाने गाते हैं और अपने सफर का मजा ले रहे होते हैं। तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है। ड्राइवर किसी तरह ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक लेता है और उसे टक्कर लगने से बचा लेता है। एरिन उस लड़की से पूछती है कि क्या वो ठीक है, लेकिन वो लड़की बिना कुछ बोले आगे बढ़ने लगती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये देखकर सभी को लगता है कि जरूर वो किसी परेशानी में है, इसलिए एरिन और उसकी एक दोस्त गाड़ी से उतरकर उसके पास जाती हैं। पास जाकर वे देखते हैं कि वो लड़की खुद से ही बातें कर रही होती है और बार बार कह रही होती है कि ये जगह बहुत खतरनाक है और उसे तुरंत घर जाना होगा। एरिन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसे अपने साथ गाड़ी में बैठा लेती है। गाड़ी आगे बढ़ती है और रास्ते में वे एक मीट कंपनी के पास से गुजरते हैं। उस फैक्ट्री को देखते ही वो लड़की घबराकर रोने लगती है और कहती है कि वे लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं। अचानक वो लड़की ड्राइवर पर हमला कर देती है और गाड़ी रुकवा देती है। वो रोते हुए कहती है कि वहाँ एक बहुत खतरनाक आदमी है जिसने सबको मार डाला है और वो उन्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये कहते हुए वो लड़की अपने मुंह में बंदूक रखती है और खुद को गोली मार लेती है। ये सब देखकर गाड़ी में बैठे सभी दोस्त बुरी तरह घबरा जाते हैं और तुरंत बाहर निकल आते हैं। अब उन्हें समझ नहीं आता कि इस लाश के साथ क्या किया जाए। वे पुलिस को खबर भी नहीं दे सकते थे क्योंकि उनकी गाड़ी में भारी मात्रा में गांजा छुपा हुआ था और अगर पुलिस को इसका पता चल जाता तो वे सभी गिरफ्तार हो जाते। काफी देर सोचने के बाद वे तय करते हैं कि फिर भी उन्हें पुलिस को सूचना देनी चाहिए। इसके बाद कैंपर गाड़ी में रखा सारा गांजा कहीं छुपा देता है और वे लोग लाश को लेकर पुलिस स्टेशन की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस लड़की की बॉडी को पुलिस के पास ले जाने का फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला है। कुछ दूर जाने के बाद जब उन्हें कोई पुलिस स्टेशन नहीं मिलता तो वे एक फूड स्टोर के सामने गाड़ी रोकते हैं और अंदर जाकर स्टोर की मालिक महिला को पूरी बात बता देते हैं। उनकी कहानी सुनने के बाद वो महिला पुलिस स्टेशन फोन करती है और किसी ऑफिसर से बात करती है। फिर कॉल काटकर वो उनसे कहती है कि उन्हें लाश को लेकर पास की एक फैक्ट्री में जाना होगा जहां पुलिस ऑफिसर उनसे मिलेगा। ये बात सुनकर उन्हें थोड़ा अजीब लगता है कि पुलिस खुद यहाँ क्यों नहीं आ रही, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प भी नहीं था। इसलिए वे लोग जंगल के रास्ते से होते हुए उस पुरानी फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं मिलता। हैरानी की बात तो ये थी कि फैक्ट्री पूरी तरह खाली दिखाई दे रही थी। अब सबके मन में यही सवाल था कि आगे क्या किया जाए। तभी मॉर्गन कहता है कि पुलिस का इंतजार करने के बजाय उन्हें इस लाश को यहीं छोड़कर निकल जाना चाहिए। उसकी बात बाकी लोगों को सही लगती है, लेकिन एरिन साफ मना कर देती है। वो कहती है कि उस लड़की का भी परिवार होगा जो उसका इंतजार कर रहा होगा, इसलिए उसकी लाश को ऐसे ही छोड़ना सही नहीं होगा। एरिन की बात मानकर सभी लोग वहीं रुककर पुलिस ऑफिसर का इंतजार करने लगते हैं। तभी अचानक उन्हें फैक्ट्री के पीछे किसी के भागने की आवाज सुनाई देती है। जब वे अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ एक छोटा लड़का मिलता है। वो बच्चा उन्हें बताता है कि यहाँ कोई पुलिस ऑफिसर आने वाला नहीं है, बल्कि वो ऑफिसर अभी अपने घर पर होगा। इसके बाद वे लोग उस बच्चे से पुलिस ऑफिसर का पता लेते हैं और एरिन तथा कैंपर उसके घर की ओर निकल जाते हैं, जबकि बाकी 3 दोस्त फैक्ट्री के पास ही रुककर उनका इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद उन्हें एक घर मिल जाता है, लेकिन खिड़की से झांककर देखने पर अंदर कोई भी दिखाई नहीं देता, जिससे उन्हें लगता है कि यहाँ कोई नहीं रहता। वे लोग जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ते हैं तभी व्हीलचेयर पर बैठा एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है जिसकी दोनों टांगे नहीं होती। वो लमड़ा आदमी उन्हें बताता है कि ये पुलिस ऑफिसर का घर नहीं है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी कहता है कि वो उनकी मदद करते हुए पुलिस ऑफिसर को फोन कर सकता है, मगर तुम दोनों में से सिर्फ एक ही अंदर आकर कॉल कर सकता है। ये बात उन्हें थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन फिर वे सोचते हैं कि एक अपाहिज आदमी उनका क्या बिगाड़ लेगा, इसलिए कैंपर बाहर ही रुक जाता है और एरिन को घर के अंदर भेज देता है। अंदर जाकर एरिन फोन से पुलिस को कॉल करती है और पूरी घटना बता देती है। दूसरी तरफ से पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, वो आधे घंटे में वहां पहुंच जाएगा। इतना कहकर वो कॉल काट देता है। अब एरिन जैसे ही घर से बाहर निकलने लगती है तभी वो बूढ़ा आदमी उसे मदद के लिए आवाज देता है। एरिन देखती है कि वो वॉशरूम में गिर पड़ा है, इसलिए वो उसकी मदद करने लगती है। असल में वो बूढ़ा आदमी बस एरिन को रोककर उसका समय बर्बाद कर रहा था। इसी दौरान हम देखते हैं कि एरिन के पीछे से एक और आदमी गुजरता है। इससे साफ हो जाता है कि उस घर में वो बूढ़ा अकेला नहीं रहता, बल्कि उसके साथ और लोग भी हैं। उधर बाहर कैंपर काफी देर से एरिन का इंतजार कर रहा होता है। जब बहुत समय गुजर जाता है तो उसे चिंता होने लगती है कि कहीं उस बूढ़े ने एरिन के साथ कुछ कर तो नहीं दिया, इसलिए वो भी घर के अंदर चला जाता है और एरिन को ढूंढने लगता है। तभी जैसे ही वो एक कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर देखता है, पीछे से एक लंबा चौड़ा आदमी हथौड़े से उसके सिर पर जोरदार वार करता है। इस वार से कैंपर की वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद वो आदमी उसकी लाश को घसीटकर एक कमरे में ले जाता है। कुछ देर बाद जब एरिन घर से बाहर आती है तो उसे कैंपर कहीं दिखाई नहीं देता। उसे लगता है कि शायद वो वापस फैक्ट्री में अपने दोस्तों के पास चला गया होगा, इसलिए एरिन भी फैक्ट्री की ओर चल पड़ती है। लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि कैंपर तो यहाँ भी नहीं है। अब एरिन को उसकी चिंता होने लगती है।
इसके बाद सभी दोस्त मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं और तलाश करते हुए वे एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां बहुत सी पुरानी और लावारिस गाड़ियां खड़ी होती हैं। फिर भी उन्हें कैंपर का कोई पता नहीं चलता। अब सबको यकीन हो जाता है कि कैंपर जरूर उसी घर के आसपास कहीं होगा, इसलिए वे फिर से उसी घर की तरफ जाते हैं। वहां एरन देखती है कि वो बूढ़ा आदमी अभी भी घर के बाहर बैठा है। तब एरन उससे बातों में उलझाकर उसका ध्यान भटकाती है और उसी दौरान उसका दोस्त एंडी चुपके से घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर एंडी अपने दोस्त को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कैंपर कहीं नहीं मिलता। जब वो किचन में पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां चारों तरफ इंसानी चमड़ी के टुकड़े टंगे हुए होते हैं। ये नजारा देखकर एंडी बुरी तरह डर जाता है। तभी जांच करते वक्त उससे गलती से एक बॉक्स नीचे गिर जाता है। उसकी आवाज सुनकर एरन तुरंत घर के अंदर दौड़कर आ जाती है और वो बूढ़ा आदमी भी उसके पीछे पीछे अंदर पहुंच जाता है। जब वो बूढ़ा एंडी को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे समझ में आ जाता है कि एरन ने उसे बातों में उलझाकर अपने दोस्त को घर के अंदर भेजा था। वो अपने डंडे को जमीन पर मारते हुए चिल्लाता है, कम ऑन बॉय, ब्रिंग इट। इतना सुनते ही लेदरफेस हाथ में चेनसॉ लेकर वहां आ जाता है। उसे देखकर एरन और एंडी तुरंत भागने लगते हैं। एरन किसी तरह वहां से निकलकर भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन लेदरफेस एंडी को पकड़ लेता है और उसका एक पैर काट देता है। इसके बाद वो घायल एंडी को उठाकर बेसमेंट में ले जाता है और उसे एक मीट हुक पर टांग देता है। फिर वो उसके कटे हुए पैर पर नमक डालता है और उसके ऊपर कागज लपेट देता है ताकि दर्द और ज्यादा बढ़ जाए। इसी दौरान हम देखते हैं कि लेदरफेस कैंपर के चेहरे की खाल उतार देता है और उससे अपने लिए एक नया मास्क बना लेता है। वो अपना पुराना मास्क उतारता है और उसका असली चेहरा दिखाई देता है, जो बेहद डरावना होता है। दूसरी तरफ एरन फैक्ट्री पहुंचकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी चालू नहीं होती। तभी वहां वही पुलिस ऑफिसर आ जाता है जिसे एरन ने फोन किया था। पुलिस को देखकर सबको राहत मिलती है और वे सुकून की सांस लेते हैं। वे उस ऑफिसर को पूरी बात बताते हैं कि यहाँ एक खतरनाक आदमी रहता है जो लोगों को मार रहा है, लेकिन पुलिस ऑफिसर कहता है कि वो कई सालों से यहाँ ड्यूटी कर रहा है और उसने कभी ऐसे किसी आदमी के बारे में नहीं सुना। तभी अचानक उसकी नजर उनकी गाड़ी में रखे ड्रग्स पर पड़ जाती है। ड्रग्स देखकर पुलिस ऑफिसर गुस्से से भर जाता है। वो तीनों को गाड़ी से बाहर निकालकर जमीन पर लिटा देता है और उनके सिर के पास गोली चलाते हुए कहता है कि नशे की हालत में तुम लोगों ने ही उस लड़की को मार डाला है। जब वे उसकी बात मानने से इनकार करते हैं तो वो मॉर्गन को पकड़कर गाड़ी के अंदर ले जाता है। वो मॉर्गन से कहता है कि जैसे उस लड़की ने खुद को गोली मारी थी, ठीक उसी तरह वो भी करके दिखाए। इसके बाद ऑफिसर उसे बंदूक देता है और जबरदस्ती उसके मुंह में रखने को कहता है। डर के मारे मॉर्गन बंदूक मुंह में रख लेता है। तब ऑफिसर उसे ट्रिगर दबाने के लिए कहता है। ये सुनकर मॉर्गन बुरी तरह घबरा जाता है और अचानक बंदूक उस पुलिस वाले की तरफ तान देता है। वो ट्रिगर दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन बंदूक में गोलियां नहीं होती, क्योंकि पुलिस ऑफिसर पहले ही उसमें से बुलेट्स निकाल चुका था। अब ऑफिसर को मॉर्गन पर और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अब तुमने एक पुलिस ऑफिसर पर गोली चलाने की कोशिश की है, इसलिए वो उसे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाएगा। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद पता चलता है कि वो उसे पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि सीधे लेदरफेस के घर लेकर आया है। इससे साफ हो जाता है कि ये पुलिस ऑफिसर भी उसी खतरनाक परिवार के साथ मिला हुआ है। उधर एरिन किसी तरह गाड़ी स्टार्ट कर लेती है, लेकिन जैसे ही वो उसे आगे बढ़ाने लगती है, गाड़ी के टायर निकल जाते हैं। दरअसल किसी ने पहले ही गाड़ी के नट बोल्ट खोल दिए थे ताकि वे लोग भाग न सकें। इससे पहले कि एरिन और उसकी दोस्त कुछ समझ पाती, तभी लेदरफेस हाथ में चेनसॉ लेकर वहां पहुंच जाता है और गाड़ी पर हमला करने लगता है। डर के मारे एरिन की दोस्त गाड़ी से निकलकर भागने लगती है। लेदरफेस भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है। वो लड़की अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार लेदरफेस उसे चेनसॉ से मार डालता है। गाड़ी में बैठी एरिन अपनी आंखों के सामने ये सब देख रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि लेदरफेस ने उसके दोस्त कैंपर का चेहरा अपने मास्क की तरह पहन रखा है। ये देखकर एरिन बुरी तरह डर जाती है और तुरंत जंगल की तरफ भागने लगती है। लेदरफेस भी उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते एरिन एक कैंप वैन के अंदर जा पहुंचती है। उस वैन में 2 औरतें रहती हैं। एरिन घबराकर उन्हें सब कुछ बताती है कि एक बहुत खतरनाक आदमी उनका पीछा कर रहा है और वो सभी को मार देगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वे दोनों औरतें डरने के बजाय हंसने लगती हैं। उनमें से एक जवान औरत कहती है कि लेदरफेस तो बहुत अच्छा इंसान है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। साथ ही उनका व्यवहार भी अजीब सा लगता है, जैसे उन्हें लोगों से बात करने का तरीका ही नहीं पता हो। फिर वो औरत एरिन को चाय देती है और एरिन बिना सोचे समझे उसे पी लेती है। इसके बाद एरिन उनसे फोन मांगती है ताकि वो किसी को कॉल कर सके, लेकिन वो औरत कहती है कि उनके पास कोई फोन नहीं है। तभी वो अपने बच्चे को चुप कराने के लिए अंदर चली जाती है। इसी दौरान एरिन की नज़र एक फैमिली फोटो पर पड़ती है। उस फोटो में वही लड़की दिखाई देती है जो उन्हें सड़क पर मिली थी और जिसके साथ एक बच्चा भी था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि वही बच्चा अब उस औरत के पास था। ये देखकर एरिन को समझ आ जाता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है और अब वो खुद भी इस जगह फंस चुकी है। तभी घर के अंदर फोन की घंटी बजती है।
एरिन जब उस कमरे में जाती है तो देखती है कि वही औरत फोन पर किसी से बात कर रही है, जबकि कुछ देर पहले उसने कहा था कि उनके पास फोन ही नहीं है। इससे उनका एक और झूठ सामने आ जाता है। एरिन गुस्से में चिल्लाकर कहती है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, तुमने इसे किसी से चुराया है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, वो अचानक जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। दरअसल जिस चाय को उसने पिया था उसमें कुछ मिला हुआ था। अब साफ हो जाता है कि वे दोनों औरतें भी लेदरफेस के साथ मिली हुई हैं। कुछ समय बाद जब एरिन को होश आता है तो वो खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाती है। उसके चारों तरफ पूरा परिवार खड़ा होता है। यहाँ पहली बार हमें उस खौफनाक परिवार को एक साथ देखने को मिलता है। लेदरफेस, उसकी पत्नी, उसका लंगड़ा भाई और एक छोटा लड़का जेड। लेकिन असलियत ये थी कि जेड भी उनका अपना बच्चा नहीं था, बल्कि उसे भी उन्होंने किसी और परिवार से चुराया हुआ था। तभी लेदरफेस की पत्नी एरिन को बताती है कि उसका बेटा टॉम यानी लेदरफेस बचपन से ही एक भयानक स्किन बीमारी से पीड़ित था। इसी वजह से उसका चेहरा बहुत खराब हो गया था। उसके डरावने चेहरे के कारण लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे और इसी वजह से मेरा बेटा एक कातिल बन गया। इसलिए अब हम लोगों से दूर इस सुनसान जगह पर रहते हैं। कुछ देर बाद लेदरफेस वहां आता है और एरिन को उठाकर नीचे बेसमेंट में बंद कर देता है। बेसमेंट की हालत बेहद डरावनी थी। चारों तरफ इंसानों के कटे हुए अंग पड़े थे। तभी एरिन की नजर सामने मीट हुक पर लटके एंडी पर पड़ती है, जो अभी भी जिंदा था। एरिन उसे हुक से उतारने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दबाजी में वो हुक को और गहराई तक उसके शरीर में घुसा देती है। दर्द से तड़पते हुए एंडी कहता है कि वो अब ये दर्द सह नहीं सकता, इसलिए एरिन उसे मार दे। एरिन ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब वो उसे असहनीय पीड़ा में देखती है तो मजबूर होकर एक चाकू उठाती है और उसके पेट में घोंप देती है, जिससे एंडी की तकलीफ हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। आगे बढ़ने पर एरिन को एक बाथटब में मॉर्गन दिखाई देता है, जो बुरी तरह घायल था। उसके पीछे दीवार में एक छेद भी था, जिससे साफ था कि उसे भी पहले लटकाया गया था। मॉर्गन दर्द से कराह रहा था। एरिन किसी तरह उसे टब से बाहर निकालती है। तभी वही छोटा लड़का वहां आ जाता है जो उन्हें फैक्ट्री में मिला था। वो बच्चा उनके लिए खतरा नहीं था, बल्कि उनकी मदद करना चाहता था। वो दोनों को अपने पीछे आने के लिए कहता है और एक गुप्त रास्ते की तरफ ले जाता है। बच्चे की मदद से वे लोग वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी लेदरफेस उन्हें देख लेता है और चेन सॉ लेकर तेजी से उनके पीछे दौड़ पड़ता है। बच्चा उन्हें सीक्रेट रास्ते से बाहर निकालने की कोशिश करता है। मॉर्गन किसी तरह बेसमेंट से बाहर निकल आता है, लेकिन जैसे ही एरिन बाहर आने वाली होती है, लेदरफेस उसका पैर पकड़ लेता है और उसे वापस नीचे खींचने लगता है। तभी वो बच्चा लेदरफेस के हाथ पर जोर से काट लेता है। दर्द से उसका हाथ ढीला पड़ जाता है और एरिन छूटकर जल्दी से बाहर निकल आती है। इसके बाद एरिन और मॉर्गन सामने दिख रहे एक पुराने घर में जाकर छिप जाते हैं, लेकिन लेदरफेस उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं था और वो भी उनके पीछे उस घर में पहुंच जाता है। एरिन जल्दी से मॉर्गन को एक अलमारी में छिपा देती है और खुद दूसरे कमरे में जाकर छिप जाती है। वो बिल्कुल चुपचाप बैठ जाती है। कुछ देर बाद लेदरफेस भी वहां आकर उन्हें ढूंढने लगता है। जिस जगह एरिन छिपी होती है वहां बहुत सारे चूहे थे और वे उसके कपड़ों में घुसने लगते हैं। एरिन अपने मुंह पर हाथ रखकर सांस रोक लेती है ताकि कोई आवाज ना हो, लेकिन चूहों की आवाज से हलचल हो जाती है और लेदरफेस को शक हो जाता है। वो धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद उसके कदमों की आवाज अचानक बंद हो जाती है और वो दूसरी तरफ चला जाता है। एरिन को लगता है कि शायद वो बच गई, लेकिन तभी पीछे से लेदरफेस अचानक हमला करके उसे पकड़ लेता है और जमीन पर पटक देता है। अब वो चेन सॉ उठाकर एरिन को मारने ही वाला होता है कि तभी मॉर्गन पीछे से उस पर हमला कर देता है। इस मौके का फायदा उठाकर एरिन वहां से भाग निकलती है, लेकिन लेदरफेस मॉर्गन को पकड़ लेता है और उसे ऊपर लगे हुक पर लटका देता है। फिर चेन सॉ से उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देता है। ये सब देखकर एरिन डर के मारे भागने लगती है और लेदरफेस फिर से उसका पीछा करता है। भागते भागते एरिन सामने लगे एक फेंस को पार कर जाती है। जब लेदरफेस उसी तार से निकलने की कोशिश करता है तो उसका पैर उसमें उलझ जाता है और वो गिर पड़ता है। गिरते वक्त उसकी अपनी ही चेन सॉ उसके पैर पर चल जाती है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है। एरिन भागते भागते सड़क पर पहुंच जाती है। तभी सामने से एक गाड़ी आती है और वो उसे रोककर मदद मांगती है, लेकिन ड्राइवर उसे अनदेखा करके चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि ये इलाका कितना खतरनाक है। निराश होकर एरिन दूसरी तरफ भागती है और दौड़ते दौड़ते एक मीट कंपनी तक पहुंच जाती है। वो जल्दी से अंदर जाकर एक बड़े मीट के ढेर के पीछे छिप जाती है। थोड़ी ही देर में लेदरफेस भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है और उसे एरिन की सिसकने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत चेन सॉ से उसी मीट के ढेर पर हमला करता है जिसमें एरिन छिपी होती है। अब एरिन समझ जाती है कि भागकर वो इससे बच नहीं पाएगी, इसलिए वो इससे लड़ने का फैसला करती है। वो पास रखा क्लीवर उठाती है और एक अलमारी के पीछे छिप जाती है। जैसे ही लेदरफेस उसके सामने आता है, एरिन अचानक बाहर निकलकर क्लीवर से उस पर कई वार कर देती है और आखिरकार उसका एक हाथ काट देती है।
इससे लेदरफेस दर्द से कराहते हुए वहीं गिर पड़ता है। मौका देखकर एरिन तुरंत वहां से भाग निकलती है और सड़क पर पहुंचकर एक ट्रक को रोकने का इशारा करती है। ट्रक ड्राइवर उसे मुसीबत में देखकर अपने ट्रक में बैठा लेता है। कुछ दूरी तय करने के बाद एरिन नोटिस करती है कि ट्रक ड्राइवर गाड़ी को वापस उसी गैस स्टेशन की तरफ ले जा रहा है जहां लेदरफेस की फैमिली रहती थी। ये देखकर एरिन घबरा जाती है क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से वहां से अपनी जान बचाकर आई थी और अब दोबारा उस जगह पर नहीं जाना चाहती थी। वो ड्राइवर से कहती है कि वो गलत रास्ते पर जा रहा है, लेकिन ड्राइवर उसकी बात अनसुनी कर देता है। असल में एरिन के साथ वही हो रहा था जो फिल्म की शुरुआत में उस लड़की के साथ हुआ था। फर्क बस इतना था कि एरिन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। वो ट्रक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है और ड्राइवर ट्रक को सीधे गैस स्टेशन तक ले आता है। ट्रक रुकते ही ड्राइवर उतरकर गैस स्टेशन की मालकिन और बाकी लोगों के पास चला जाता है। उसी दौरान एरिन चुपके से ट्रक से नीचे उतर जाती है और पीछे की खिड़की से लेदरफेस के घर के अंदर झांकने लगती है। अंदर उसे वही जवान औरत दिखाई देती है जो एक बच्चे को संभाल रही थी। ये वही बच्चा था जिसकी मां को उन्होंने सड़क पर मरा हुआ देखा था। उसी समय ट्रक ड्राइवर उन्हें आवाज देकर बुलाता है और सब उसकी बात सुनने के लिए बाहर आ जाते हैं। मौका मिलते ही एरिन जल्दी से अंदर घुसती है और उस बच्चे को उठाकर वहां से निकल जाती है। अब हमें पता चलता है कि वो ट्रक ड्राइवर भी उसी खतरनाक परिवार के साथ मिला हुआ था, इसलिए वो एरिन की बात नहीं मान रहा था और उसे वापस वहीं लेकर आया था। ट्रक ड्राइवर सबको बताता है कि वो उस लड़की यानी एरिन को वापस लेकर आया है। जब वो जवान औरत कमरे में लौटती है तो देखती है कि बच्चा वहां नहीं है क्योंकि एरिन उसे लेकर भाग चुकी थी। इसके बाद वही पुलिस ऑफिसर जो इस परिवार का सदस्य था ट्रक की तलाशी लेने लगता है, लेकिन ट्रक के अंदर एरिन नहीं मिलती क्योंकि वो चुपके से उसी पुलिस ऑफिसर की गाड़ी में जाकर बैठ चुकी होती है। अब इससे पहले कि वो ऑफिसर कुछ समझ पाता, एरिन तुरंत गाड़ी स्टार्ट करती है और तेज रफ्तार से उसे टक्कर मारकर गिरा देती है। लेकिन एरिन यहीं नहीं रुकती, वो गाड़ी को रिवर्स करती है और दोबारा उस पर चढ़ा देती है। फिर आखिरी बार गाड़ी चलाकर उसे कुचल देती है और इस तरह उस पुलिस ऑफिसर का अंत हो जाता है। इसके बाद एरिन वहां से निकलने लगती है, लेकिन रास्ते में अचानक लेदरफेस चेन सॉ लेकर उस पर हमला कर देता है। हालांकि अब उसका एक हाथ नहीं था, इसलिए वो एरिन को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता। आखिरकार एरिन वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। एरिन अकेले नहीं बचती, बल्कि उस मासूम बच्चे को भी अपने साथ सुरक्षित लेकर चली जाती है। पीछे खड़ा लेदरफेस गुस्से से उसे जाते हुए देखता रह जाता है। इसी के साथ इस खौफनाक कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप इस फिल्म का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें पार्ट 2।